आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 49 चैप्टर नंबर 14 में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले प्रीवियस टॉपिक मैं ज़रा आपको रिकॉल कराऊं। हमने एक टॉपिक पढ़ा है, अगर एक वायर हो जिसकी लेंथ हो L, उसमें करंट फ्लो हो रहा हो I और उसे हम किसी मैग्नेटिक फील्ड B में रख दें तो वायर पे मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाती है F = I × L क्रॉस B। कॉन्सेप्ट ये है कि जिसे आप करंट बोलते हैं वो तो मूविंग चार्जेस होते हैं। इसका मतलब है असल में ये फोर्स किसी मूविंग चार्ज पे लग रही है और वो अनगिनत मूविंग चार्जेस मिल के करंट बना रहे हैं और ओवरऑल हमें एक फोर्स फील होती है वायर पे जो कि करंट कैरिंग वायर पे लगती है। उस टॉपिक को, उस कंसेप्ट को यूज़ करके इस टॉपिक में फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई सिंगल चार्ज मूव करे तो मैग्नेटिक फील्ड उस पे कितनी फोर्स लगाएगी। जैसे लाइक हम कहें जी कि एक चार्ज है जैसे प्रोटॉन है या एक चार्ज है जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पे कितनी फोर्स लगाएगी। लिहाजा इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम F = I × L क्रॉस B को यूज़ करेंगे। और उसको यूज़ करने के लिए आप ज़रा इस टॉपिक की इस फिगर को देखें। इसमें हमने एक वायर ली है जिसमें हम शो कर रहे हैं कि इस वायर का कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A और इसकी कोई लेंथ है L और इसे हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है और इसके अंदर इस वक्त कोई करंट I फ्लो हो रहा है और यकीनी सी बात है इस वायर के ऊपर इस वक्त ये फोर्स लग रही है जिसे हम F = I × L क्रॉस B बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब कंसेप्ट करंट से मूविंग चार्ज पे लेके आते हैं। सपोज करें जैसे मैंने बोला इस वायर की लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, तो इसका मतलब है इस वायर का, इस वक्त जो वायर आपको नज़र आ रही है इसका वॉल्यूम हुआ AL। फ़र्ज़ करें इसके अंदर जो फ्री चार्जेस हैं, जैसे आमतौर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगरचे कन्वेंशनली हम पॉजिटिव चार्जेस का मोशन कंसिडर करते हैं करंट में। फ़र्ज़ करें इस वायर के यूनिट वॉल्यूम में ऐसे फ्री मूविंग चार्जेस की तादाद है स्मॉल n, जैसे ये मेंशन है, तो फिर इसका मतलब है कि इस वायर के अंदर कुल जो मूविंग चार्जेस होंगे, जो मूव कर रहे होंगे, उनकी तादाद होगी n × AL, दी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द वायर। और फ़र्ज़ करें इन तमाम चार्ज कैरियर्स में से हर एक के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ कूलम्स वो है स्मॉल q, तो इसका मतलब ये है इफ़ एवरी चार्ज, जैसे ये मेंशन है, इफ़ द चार्ज ऑन ए चार्ज कैरियर इज़ स्मॉल q, तो इसका मतलब है इस वायर के अंदर इस वक्त करंट के फ़्लो की वजह जिस चार्ज का मूव करना है वो टोटल चार्ज है डेल्टा Q = N AL × Q. So this is the charge which is moving in this wire and because of this charge current is flowing. अब अगली बात, फ़र्ज़ करें ये चार्ज किसी टाइम डेल्टा t में इस वायर को क्रॉस करता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डेल्टा t टाइम में ये करंट फ्लो होता है, ये चार्ज फ्लो होता है। तो इसका मतलब है इस वायर में जो कुल करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ I = डेल्टा Q बाय डेल्टा T। तो मैंने यहाँ पे डेल्टा Q की वैल्यू पुट की NaLQ डिवाइडेड बाय S = VT के आइडिया से डेल्टा T की वैल्यू पुट की L/V। V बेटा मूविंग चार्जेस की स्पीड है और L वो डिस्टेंस है जो इस वायर में से गुजरते वक्त चार्जेस ने कवर किया है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में L कैंसिल हो गया है और आपके पास I की वैल्यू आ गई है, I = NaQV। स्मॉल n से मुराद है नंबर ऑफ़ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम इन दी वायर, A से मुराद है वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्मॉल q से मुराद है
हर चार्ज कैरियर के ऊपर चार्ज, v से मुराद है चार्ज कैरियर्स जो मूव कर रहे हैं, जैसे एक्चुअली तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मूव कर रहे होते हैं, उनकी स्पीड है v। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट। अब वो कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी हम जानते हैं उसको यूज़ करते हैं। इस वायर पे जो फोर्स लग रही है दैट इज़ I इंटू एल क्रॉस बी। I की वैल्यू हम जो निकाल के लेके आए हैं NaQV, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है तो हमारे पास आ गई है जी F की वैल्यू NaQV इंटू एल क्रॉस बी। अब ज़रा कुछ थोड़ी सी वेक्टर नोटेशन में आपसे मैं थोड़ी सी बात करूँ। L को हमने वेक्टर लिया, L को वेक्टर लिया और L यकीनी सी बात है उसी डायरेक्शन में लिया जाता है जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा होता है, यानी करंट के फ़्लो की डायरेक्शन। अगर मैं L को मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख दूं तो L इंटू एल हो गया। चूँकि वायर की लेंथ को अगर वेक्टर लिया है और चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में लिया है तो यकीनी सी बात है यूनिट वेक्टर L और यूनिट वेक्टर V सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, यानी द मोशन ऑफ द चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ इज़ सेम। लिहाजा हमने यूनिट वेक्टर L को यूनिट वेक्टर V से रिप्लेस करके ऊपर की इक्वेशन की ये शेप दे दी। दिस इज़ V इंटू वी यूनिट वेक्टर इंटू L। डिफरेंस है, ये L वेक्टर नोटेशन में है, ये L मैग्नीट्यूड फॉर्म में। इस इक्वेशन को नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐसे लिखा है, मैग्नीट्यूड V और यूनिट वेक्टर V को कंबाइन करके हमने बोल्ड लेटर में लिख दिया है दिस इज़ वेक्टर वेलोसिटी V, और L अब की दफ़ा बोल्ड नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड रह गया। इस चीज़ को हमने VL की जगह पिछली इक्वेशन में पुट किया तो ये हो गया F इज़ इक्वल टू NaQVL क्रॉस B। पिछले पेज की लास्ट इक्वेशन में और इसमें ये फ़र्क है, वहाँ L वेक्टर फॉर्म में था, यहाँ V वेक्टर फॉर्म में, और फिर हमने इसको रीअरेंज किया है जी। N एक स्केलर क्वांटिटी है, A स्केलर क्वांटिटी है, Q स्केलर क्वांटिटी है, L स्केलर क्वांटिटी है, V वेक्टर क्वांटिटी है, B वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वी फाइनली राइट इट NaLQ इंटू V क्रॉस B। ये वो फोर्स है जो वायर पे लग रही है जिसके अंदर इस वक्त NaL चार्जेस फ़्लो कर रहे हैं। सो इन फैक्ट ये फोर्स इतने चार्जेस पे लग रही है जो कि इस वायर में मूव कर रहे हैं। अगर हम ये चाहते हैं जी कि हमें ये पता चल जाए कि सिर्फ एक चार्ज पे कितनी फ़ोर्स लग रही है, तो टोटल फोर्स को आप डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ़ मूविंग चार्जेस पे, तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी F इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू ऑफ F डिवाइडेड बाय NaL, और वो हो गया FL डिवाइडेड बाय NaL। और आप देख सकते हैं अगर F की वैल्यू पुट हो तो NaL और NaL कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास F रह गया F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। इसको वेक्टर नोटेशन में बाकायदा तौर पे हाईलाइट करके हमने यहाँ मेंशन किया, और इस इक्वेशन को हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। कोई एक पार्टिकल है, जैसे प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, कोई एक चार्ज कैरियर है, उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू है Q, वो मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड B में किसी वेलोसिटी V से, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर जो फोर्स लगाएगी F दैट इज़ Q इंटू V क्रॉस B। इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको वेक्टर प्रोडक्ट का राइट हैंड रूल यूज़ करना पड़ेगा, यानी इफ़ यू नो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, आप राइट हैंड को रखेंगे V के ऊपर और फिंगर्स को कर्ल करेंगे B की तरफ, तो थंब शो करेगा द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ज़रा इसको स्पेशल केस में डिस्कस करते हैं और देखते हैं मिसाल के तौर पे, चूँकि हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं चार्जेस के चार्जेस होते हैं ज़्यादातर पॉजिटिव, नेगेटिव और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, तो ये इक्वेशन क्या शेप देगी अगर ये इक्वेशन किसी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए लिखी गई है। सो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को अगर आप मेंशन करते हो, से फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन, तो F इज़ इक्वल टू Q की जगह हमने पुट किया जी -E इंटू V क्रॉस B।
ये ज़हन में रखें कि वेक्टर नोटेशन ऑफ फोर्स के लिए नेगेटिव चार्ज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के साथ उसका यहाँ नेगेटिव चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यही इक्वेशन फ़र्ज़ करें आप किसी प्रोटॉन के लिए लिखना चाहते हैं तो F शुड बी प्लस E इंटू वी क्रॉस बी। और इन दो इक्वेशंस में जो वेक्टर नोटेशंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि अगर दो चार्जेस किसी एक ही वेलोसिटी से किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, किसी एक ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुए हैं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ये डिसाइड करेंगे कि इनके ऊपर लगने वाली फोर्सेस की डायरेक्शंस एक जैसी नहीं होंगी और वो अपोजिट होंगी, बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस वुड शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद ज़रा नेक्स्ट पेज पे जाके तो एक इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि इस फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो। अगर हम इस इक्वेशन को मेंशन करें मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म आपको नज़र आ रही है जी, ये F इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी को लिख दिया गया F इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी बी साइन थीटा। थीटा एंगल है मोशन ऑफ चार्ज यानी वेलोसिटी ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल। और यहाँ से आप ये बात देख सकते हैं कि ऐसे दिखता है जैसे ये फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है अपॉन द एंगल बिटवीन द मोशन एंड द मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसे लगता है जैसे चूँकि साइन 90 मैक्सिमम होता है तो ऐसे लगता है जैसे अगर कोई चार्ज 90 डिग्री एंगल पे मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी। और ऐसे लगता है जैसे अगर थीटा 0 हो या थीटा 180 डिग्री हो, यानी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे या अपोजिट उसके मूव करे, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होने और मूव करने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। एंड लास्ट एंड फाइनल थिंग, आप ज़रा इस इक्वेशन को देखें, ऐसे इस टर्म को देखें, ऐसे लगता है जैसे किसी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ तब फोर्स लगाती है जब वो चार्ज मूव कर रहा होता है। सो इफ़ V इज़ ज़ीरो फोर्स बिकम्स ज़ीरो। तो डिसाइडेड ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स ऑन ए चार्ज विच इज़ मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया तो उस पर फोर्स नहीं लगेगी। उसकी वजह यह है कि असल में मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड पे, और जब एक चार्ज रुक जाता है तो उसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। सो मूविंग चार्ज की अपनी मैग्नेटिक फील्ड पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करके एक फोर्स लगाएगी। चैप्टर नंबर 14 के लेक्चर 49 के इस टॉपिक को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक चीज़ रिपीटेडली कहता आ रहा हूँ पिछले 2 लेक्चर्स में, वो ये है कि मैंने आपके जो सेकेंड ईयर के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें नोट्स सेंड कर दिए हुए हैं, और आप में से जो स्टूडेंट्स नोट्स ये तैयार करना चाहते हैं तो वो नोट्स को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।